वेलकम डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं यहाँ पे। तो आप सभी के बीच में मैं आ चुका हूं। जैसा कि जानते हैं कि एक दिन जो है कल वीडियो जो है शाम को मिस हो चुका था। प्रॉब्लम ये हुआ कि हम जो है वीडियो बना लिए थे, लेकिन गलती से वो वीडियो डिलीट हो गया। और जानते हैं कि 40 मिनट 50 मिनट मेहनत किए और वो वीडियो खुद से ही डिलीट हो गया, जिसके कारण जो है वो वीडियो फिर से नहीं बन पाया। चूँकि ज़्यादा समय लगता है, बोलना पड़ता है बहुत, तो इस कारण लगातार जो है 2 घंटा फिर बोलना पड़ता, तो इस कारण मिस हो गया। चलिए, तो ये वीडियो आज जो है आप लोग के बीच में आ रहा है। फंडामेंटल है और यहाँ पे हम लोग बायो साइंस दोनों से अंतर बताओ वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए? क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित का अंतर बताए, और 10 नंबर को देगा और कहेगा कि किसी 3, 4 या 5 पर अंतर बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है अंतर स्पष्ट करें, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है ना, देख लीजिए। पहला है सक्रिय व्यायाम। देखिए, सक्रिय व्यायाम और निष्क्रिय व्यायाम। सक्रिय व्यायाम वह व्यायाम होता है जिसमें व्यक्ति खुद करने में सक्षम होता है। निष्क्रिय व्यायाम वह व्यायाम होता है जिसमें व्यक्ति खुद नहीं कर पाता है। समझ गए ना? उसके बाद ये सक्रिय व्यायाम में होता है कि इसमें अदर व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है व्यायाम करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति होता है वह खुद स्वयं नहीं कर पाता है, उसे किसी अदर व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यह जो है स्वास्थ्य को बढ़ाता है, मतलब बेटर स्वास्थ्य को बनाता है, और यह जटिलताओं को रोकता है। समझ गए ना? और जैसे बीमारी में कोई ऐसा बीमारी पहले से है तो उसमें और सारा बीमारी ना हो और जटिलता ना हो, तो इसके लिए कराया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है सक्रिय व्यायाम, यह किसी हेल्थी पेशेंट के द्वारा भी किया जाता है जिसको नॉर्मल दैनिक डायबिटीज है या दैनिक सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उसका शरीर तो काम करेगा ही, खुद से तो व्यायाम कर ही सकता है। तो व्यायाम करेगा तो उसके शरीर को जो है अच्छा फायदा होगा। ठीक है, इसमें व्यक्ति किसी दिशा निर्देश का स्वयं या व्यायाम कर सकता है। ये जो होता है सक्रिय व्यायाम, इसमें या तो कोई बताएगा उस अनुसार व्यक्ति करेगा या खुद भी व्यायाम कर सकता है सक्रिय व्यायाम में, एक्टिव में। ठीक है, जबकि पैसिव एक्सरसाइज में होता यह है कि इसमें या तो कोई ट्रेनेड व्यक्ति द्वारा कराया जाएगा या फिर मशीन के द्वारा जो है एक्सरसाइज कराया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर सक्रिय व्यायाम जैसे किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, या फिर व्यक्ति को डायबिटीज हो, तो इन सब मामलों में व्यक्ति खुद से कर सकता है एक्सरसाइज, तो इसमें करता है बेटर हेल्थ बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन वहीं पे बात करें अपन को यहाँ पे पैसिव निष्क्रिय एक्सरसाइज में, तो इसमें वैसे पेशेंट होते हैं जो खुद से उनका शरीर नहीं काम करता एक्सरसाइज करने के लिए, लंबे समय से बेड पर पड़े हुए हैं, तो उनको जो है स्वास्थ्य प्रशिक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा या फिर जो है डॉक्टर के निर्देशानुसार उनको जो है कराया जाता है। जैसे सर्जरी के बाद रोगी को, ठीक है ना, अचेत अनकॉन्शियस पेशेंट को जो बेड पर लंबे समय से पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ये है। और इन सब कंडीशन में जो है पेशेंट को क्या किया जाता है, रोगी का स्थिति हमेशा बदला जाता है, तो यह भी एक प्रकार के एक्सरसाइज ही होता है। ठीक है, जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये सब जो है होता है प्रॉब्लम को कम करने, ये है प्रॉब्लम को कम करता है, जटिलता को कम करता है, जबकि यह स्वास्थ्य को बढ़ाता है और उत्तम बनाता है। तो दोनों के बारे में समझ गए। एक्सरसाइज के 2 प्रकार, एक्टिव और पैसिव, दोनों के बारे में समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक है आपका हीमोप्टेसिस है, इस साइड हीमोप्टेसिस है और इस साइड हीमेटमेसिस है। सबसे पहले समझ लीजिए, मैं ये बता चुका हूँ पहले भी कि हीमोप्टेसिस जो होता है, यह जो है बलगम यानी जो कफ होता है ना, या जो थूक होता है, उसमें जो है ब्लड आने को हीमोप्टेसिस कहते हैं। ठीक है, और उल्टी के साथ अगर रक्त आएगा या फिर उल्टी जो है ब्लड का होगा तो उसे हेमेटमेसिस कहते हैं। ठीक है ना, हेमेटमेसिस कहते हैं जो उल्टी में रक्त पाया जाता है। समझ गए? देख लीजिए, इसमें कफ के साथ में खून आता है, हेमोप्टेसिस होगा। इसमें खून की उल्टियाँ होती है, मतलब जब उल्टी होगा ना तो उसमें खून उपस्थित होगा, तो उसे हेमेटमेसिस कहते हैं। ठीक है, यह पल्मोनरी जैसे यह टीबी और फेफड़ों के चोट के कारण ब्लड बलगम में आ सकता है। जबकि ये जो हेमेटमेसिस जो खून की उल्टी होता है, पेट में अल्सर छाले के कारण जैसे गैस्ट्रिक अल्सर और कैंसर के कारण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उल्टी होता है तो भोजन सहित आता है, पानी सहित आता है, तो भोजन तो पेट में ही जो है स्टोर होता है छोटी आंत में, तो उन सब में जो अल्सर होगा यानी जो गैस्ट्रिक अल्सर होगा या कैंसर होगा, तो उस कारण उल्टी में ब्लड आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें जो ब्लड आता है बलगम में, वह चमकीला होता है, लाल होता है, जबकि ये भूरा होता है उल्टी में ब्लड। ठीक है, जो ए वाला कफ वाला होता है ब्लड, यह प्रतिक्रिया यह क्षारीय प्रकृति का होता है, जबकि यह अम्लीय प्रकृति का होता है उल्टी वाला। ठीक है ना,
इसमें रक्त अंदर भोजन के कण नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यह फेफड़ा से बलगम से आता है ब्लड, समझ गए ना। तो ये जो है तो इसमें तो जो है नहीं पाया जाता है भोजन के कण, लेकिन इसमें जो है गैस्ट्रिक से आता है, आमाशय से आता है, समझ गए ना। तो इसमें जो है क्या होता है, भोजन पाया जाता है, भोजन के कण, समझ गए ना। इसमें कोई विशेष गंध नहीं होता है, इसमें जो है कोई विशेष गंध नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है भोजन के गंध उपस्थित होता है, क्योंकि इसमें भोजन उल्टी में भोजन के साथ में ब्लड आता है, ठीक है ना। तो यही जो है आपका हीमेटमेसिस हुआ और ये हीमोप्टेसिस हुआ, दोनों समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है, चिकित्सीय अपतिता और सर्जिकल अपतिता। जिस प्रकार से आप लोग डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन देखे हैं ना, तो उसको अगर समझ गए हैं तो यहाँ भी समझ जाएंगे। डिसइंफेक्शन में क्या था कि वह सिर्फ सतह और वातावरण को साफ करने का काम करता है, उतना कंप्लीट जो है वह सूक्ष्म जीवों को नहीं हटा पाता है, समझ गए ना। जबकि स्टरलाइजेशन जो होता है वह कंप्लीट रूप से सूक्ष्म जीवाणुओं को, चाहे वो हानिकारक हो या नहीं हो, रोगजनक हो या नहीं हो, उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो वो जो होता है स्टरलाइजेशन होता है, समझ गए। दोनों में अंतर यही है, बाकी दोनों का काम होता है कि संक्रमण से मुक्ति दिलाना। एक जो होता है कंप्लीट दिला देता है जो स्टरलाइजेशन होता है, और जो डिसइंफेक्शन होता है वह तो साफ कर देता है, बट फिर चांसेज रहता है संक्रमण होने का, समझ गए। चलिए तो उसी प्रकार से मेडिकल एसेप्सिस है और ये सर्जिकल एसेप्सिस है। मेडिकल एसेप्सिस जो होता है इसमें जो है साफ चीज़ों का उपयोग किया जाता है, स्वच्छ तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो है जीवाणु जो बैक्टीरियल होता है उसको जो है प्रसार फैलने को रोकता है, सीमित करता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें पूर्ण तरीका से जो है समाप्त कर देता है, इसमें कोई जो है उसको प्रसार को फैलने के दर को सीमित नहीं करता है, इसमें पूर्णतः जो है ख़त्म कर देता है, समझ गए ना। चलिए देख लीजिए, चिकित्सीय अपतिता में साफ तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो एसेप्सिस जो होता है, यह जो है ये जो होता है ये जीवाणु रहित या रोगाणु रहित करने का दो टेक्निक है, जिसे हम लोग एसेप्सिस का दो टेक्निक, एक मेडिकल और एक सर्जिकल, ठीक है। देखिए चिकित्सीय अपतिता में साफ तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ताकि जीवाणु के प्रसार को रोका जा सके। देखिए ये जो पहला पॉइंट है इसमें कहता है कि इसमें ऐसे तकनीक का प्रयोग करते हैं जो जीवाणु के वृद्धि को रोक सके, कंप्लीट रूप से हट नहीं रहा है, मतलब उसके वृद्धि को रोकने का काम करता है, और इसमें स्वच्छ साफ तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिससे जो जीवाणु है उसका जो है प्रसार रुक सके। तो ये पहला हुआ। दूसरा इसमें कहता है कि शैल अपतिता में यह सुनिश्चित किया जाता है कि वातावरण जीवाणु रहित तो हो, समझ गए ना। इसमें जो है साफ तकनीक का प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना। इसमें जो भी चीज़ें होता है उसमें जो है साफ तकनीक का प्रयोग किया जाता है, मतलब साफ करके। लेकिन ये जो सर्जिकल अपतिता होता है तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ पे कम्प्लीटली जो जो चीज़ें हैं वह बिल्कुल जो है स्टरलाइज है, बिल्कुल जो है क्या है, जीवाणु रहित है, मतलब जीवाणु बिल्कुल ख़त्म होता है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करता है सर्जिकल अपतिता, लेकिन साफ तकनीक का फॉलो करता है स्वच्छ तकनीक का मेडिकल एसेप्सिस, समझ गए ना। अब जानते हैं कोई भी चीज़ अगर कहीं से आप कितना भी साफ कर दीजिए लेकिन फिर वहाँ पे संक्रमण होने का खतरा रहता है, क्योंकि साफ तकनीक में स्पोर जो होता है सूक्ष्म जीवाणु का वह ख़त्म नहीं होता है। लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस में वैसे तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो बिल्कुल क्या हो, जीवाणु रहित हो, स्टरलाइज हो, जीवाणु नष्ट हो, फिर से जो है संक्रमण न हो सके, इसलिए ऐसे तकनीक का उपयोग सर्जिकल अपतिता में होता है, ठीक है। यह जीवाणु के प्रसार को सीमित करता है। मेडिकल एसेप्सिस क्या करता है कि इसमें जीवाणु के प्रसार को सीमित करता है, लिमिट करता है, लेकिन यहाँ पे समाप्त करता है, समझ गए ना। दोनों में माइनर अंतर है कि यह सीमित करता है जबकि यह समाप्त करता है प्रसार को, समझ गए। इसके प्रयोग किए जाने वाले उपकरण एवं वस्तुओं के प्रयोग के बाद साफ किया जाता है। इसमें जैसे भी मेडिकल में, जैसे हॉस्पिटल में जो भी उपकरण या जो भी वस्तुओं को उपयोग किया जाता है तो उसको जो है उपयोग के बाद साफ किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है प्रयोग से पहले ही जो है साफ किया जाता है ताकि उसको जो संक्रमण हो बिल्कुल ख़त्म रहे, समझ गए ना। इसमें साफ वस्तुएं जो है प्रयोग की जाती है, इसमें जो होता है साफ वस्तुएं प्रयोग की जाती है। इसमें बीज संक्रमित वस्तुएं प्रयोग की जाती है, जैसे इंजेक्शन देना, सर्जिकल सर्जरी, शैल क्रिया, ये सब जो है आपका शैल अपतिता के अंदर आता है, ठीक है। जैसे ड्रेसिंग भी क्या होता है, सर्जिकल अपतिता ही रहता है। ड्रेसिंग जो है वह पहले से जो है क्या होता है, साफ होता है, ठीक है ना। इंजेक्शन भी जो होता है पहले से जो है साफ रहता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है सर्जिकल एसेप्सिस होता है। वहीं पर बात किया जाए तो इसमें वैसे वस्तुओं को प्रयोग किया जाता है जो साफ हो, और इसमें जो है प्रयोग करने से पहले जो है क्या किया जाता है,
साफ किया जाता है। ठीक है, ये वस्तुएं साफ प्रयोग किया जाता है यहाँ पे साफ, जबकि यहाँ पे स्टरलाइज प्रयोग किया जाता है, मतलब जो है कीटाणु नाशन जो होता है विसंक्रमित स्टरलाइज वाला प्रयोग किया जाता है, जो पहले से ऐसे सामान का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है जो पहले से कहीं ना कहीं संक्रमण से मुक्त हो। ठीक है ना, इसमें नर्स साफ पोशाक जैसे ग्लव्स, गाउन, मास्क पहनती है। इसमें जो होता है जो मेडिकल एसेप्सिस होता है, तो इसमें जैसे जो नर्स या जो डॉक्टर कोई भी हो गए तो वो जो ग्लव्स या जो गाउन या जो मास्क पहनते हैं, तो इसमें जो है सर्जरी के बाद देखते होइएगा तो इसको साफ कर लिया जाता है और फिर जब ज़रूरी पड़ता है तो पहनते हैं। यानी इसमें पहले जो है क्या किया जाता है, यूज करने के बाद जो है साफ़ किया जाता है, प्रयोग के बाद साफ़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है कि यहाँ पे पहले से ही ये साफ़ रहता है। ठीक है, और इसमें विसंक्रमित तकनीक पोशाकों का प्रयोग किया जाता है। समझ गए, यह जीवाणु को एक स्थान पर सीमित कर फैलने से रोकता है। अब यह जीवाणु को क्या करता है, एक जगह पे सीमित कर देता है और फैलने से आगे रोकता है, जबकि यह जीवाणु को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो है डिसइंफेक्शन और यह स्टरलाइजेशन, समझ गए, दोनों में लगभग जो है मिलता जुलता है, क्योंकि डिसइंफेक्शन भी कंप्लीटली चीज़ को नहीं हटा पाता है, नहीं विसंक्रमित कर पाता है, लेकिन स्टरलाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट जो है सूक्ष्म जीवों को हटा देता है। तो यही जो है आपका दोनों हो गया। समझ गए, चलिए अब यहाँ पे देखिए अतिताप है और एक आपका है अल्पताप है, अतिताप और अल्पताप। ठीक है, देखिए अतिताप का मतलब होता है कि जब शरीर का तापमान 105 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो तो इसे अतिताप हाइपरथर्मिया कहते हैं। अल्पताप का मतलब होता है जब शरीर का तापमान आपका 95 फ़ारेनहाइट या फिर इससे कम हो तो इसे हाइपोथर्मिया अल्पताप कहते हैं। आप लोगों को पता है, मैं कितना बार बता चुका हूँ, हाइपर होगा तो अति मतलब अत्यधिक और हाइपो होगा तो कम मतलब कम ना। ठीक है ना, अब इसमें हाइपरथर्मिया जब किसी को शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा 105 या इससे अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, शरीर उसका त्वचा जो है शुष्क हो जाएगा, सूखी हो जाएगा, त्वचा गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, सिर दर्द होने लगेगा, बुखार में सिर दर्द होता है ना, वही चीज़ें हैं। अत्यधिक पसीना आएगा, हृदय और श्वसन दर का बढ़ना इसका प्रमुख लक्षण है। ठीक है, वहीं पे बात किया जाए तो इसमें कंपकंपी आता है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम जाता है तो शरीर जो है ठंडा पड़ जाता है, कंपकंपी आता है, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तीव्र हृदय दर हो जाता है, मतलब रैपिड हार्ट रेट हो जाता है, तीव्र श्वसन भी हो जाता है और दूरगामी रक्त वाहिकाओं में संकुचन आता है और आदि इसके प्रमुख लक्षण होते हैं अल्पताप के। ठीक है ना, चलिए यह ऊष्मा खोने की विधियों को बढ़ावा देता है। अब जैसे हीट जैसे शरीर में बढ़ेगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि शरीर को और ज़्यादा हीट ही चाहिए, हीट बढ़ा है तो ऐसा थोड़ी ना कि और ज़्यादा उसमें हीट ही चाहिए, हीट का ही आवश्यकता है, जबकि उसमें हीट खोने का जो है विधियों का बढ़ावा देता है। जैसे किसी का शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कमाया ना जाता है, उसको कम किया जाता है ना, कि और बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है। तो यह हाइपरथर्मिया जो होता है ऊष्मा खोने की विधियों को बढ़ावा देता है। ठीक है, जबकि यह ऊष्मा उत्पादन की विधियों को बढ़ावा देता है, क्योंकि शरीर का तापमान कम रहता है अल्पताप में, तो उससे जो है तापमान चाहिए, तो यह जो है ऊष्मा उत्पादन की विधियों को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें रोगी शीतल करने का प्रबंध किया जाता है, चूँकि यहाँ पे तापमान अधिक होता है तो इसमें जो है शीतल कूलिंग करने का प्रबंध किया जाता है, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो गर्म करने का प्रबंध किया जाता है। दोनों समझ गए, चलिए अब एक और क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, आपसे पूछेगा टेकीकार्डिया ब्रेडीकार्डिया में अंतर बताएं। तो देखिए टेकीकार्डिया तीव्र नाड़ी दर होता है जिसमें 100 बीट्स प्रति मिनट से अधिक अगर नाड़ी दर हो जाता है तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। याद रखिएगा, टेकीकार्डिया में नाड़ी दर जो होता है वह जो है कितना 100 बीट्स प्रति मिनट से अधिक हो जाता है तो वह टेकीकार्डिया होता है। ठीक है, ब्रेडीकार्डिया जो होता है यह 60 बीट्स प्रति मिनट से कम नाड़ी दर हो जाता है तो इसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया। इसे मंद नाड़ी दर भी बोलते हैं और इसे जो है तीव्र नाड़ी दर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया, यानी 60 बीट्स प्रति मिनट से कम नाड़ी दर होगा तो ब्रेडीकार्डिया और 100 बीट्स प्रति मिनट से अधिक होगा तो टेकीकार्डिया। दोनों समझ गए, चलिए ज्वर और घेंगा बीमारियों में टेकीकार्डिया की स्थिति पाई जाती है। समझ लीजिए टेकीकार्डिया यानी 100 से अधिक बीट्स प्रति मिनट जो है कहाँ होता है, तो जब घेंगा रोग, समझ गए, और जब ज्वर बुखार होता है, टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है तो ये टेकीकार्डिया होता है। ठीक है, वहीं पर बात किया जाए जिसका ब्रेन का प्रॉब्लम हो या फिर कोई पॉइजनिंग लिया हो या फिर जिसका हृदय ग्रस्त हो, समझ गए ना, कार्डियाइटिस हो, तो इससे जो है ब्रेडीकार्डिया की स्थिति पाई जाती है। मतलब हृदय रोगी में, हृदय ग्रस्त
में, जहर में और मस्तिष्क की बीमारी में ब्रेडिकार्डिया पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे एक और शानदार प्रश्न देखते हैं। आप लोग को पता है एक है हॉट एप्लीकेशन और एक है कोल्ड एप्लीकेशन, दोनों में क्या अंतर है? तो आप लोग को जो है मैं एक चीज़ बताता हूँ। किसी को आप ठंडे पानी से जो है सेकाई करें और किसी को गर्म पानी से सेकाई करें, तो देखिएंगे कि गर्म पानी जो क्या करता है उस जगह को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होने लगता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है रिएक्शन होने लगेगा व्यक्ति को, समझ गए ना। सूजन को कम कर देता है, चूँकि सूजन जब कब होता है, जब वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है या फिर पानी का जमाव होता है, तो वो जो गर्म चीज़ होता है, गर्म सी सेकाई करने से वहाँ ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड वाहिका है, उसको जो है खोलता है, फैलाता है, जिससे ब्लड आसानी से पास होता है और सूजन कमता है। तो ये जो है दर्द कमता है गर्म प्रयोग में। लेकिन शीतल प्रयोग, आप किसी को ठंडे पानी से सेकाई करें तो उसको जो है क्या होगा, वहाँ पे शीतल प्रयोग करेंगे तो उसका क्या होगा कि वहाँ का जो ब्लड वेसल होगा वह जो है संकुचन हो जाएगा, उसमें जो है शिथिलता आ जाएगा, समझ गए ना, ये चीज़ होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए गर्म प्रयोग जो होता है यह वेसल वाहिकाओं को विस्तारित करता है यानी फैलाता है, पहले ही मैं बोला, जबकि यह संकुचन करता है, समझ गए। कैपिलरी परमाग्रता, परमिएबिलिटी बढ़ाती है, यह क्या करता है गर्म प्रयोग, परमिएबिलिटी को बढ़ाती है, जबकि यह परमिएबिलिटी को प्रागमयता को घटाती है। कौन? कोल्ड एप्लीकेशन, समझ रहे हैं ना। एटा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, चपाचे जो होता है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, चपाचे की क्रिया, समझ गए ना। हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन जो ठंडा जो प्रयोग होता है यह चपाचे की क्रिया को घटाती है। ठीक है, रक्त के विस्कोसिटी को यह घटाती है। इन सब में जो है आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसमें रक्त का जो विस्कोसिटी होता है गर्म प्रयोग से घटता है, जबकि इसमें बढ़ता है कोल्ड एप्लीकेशन में, समझ गए। बाकी सब बढ़ता है हॉट में और इसमें घटता है, समझ गए ना। जैसे देखिए रक्त बहाव को यह बढ़ाती है जबकि यह घटाती है, यह लसिका बहाव को बढ़ाती है जबकि यह घटाती है। ठीक है, मतलब सिर्फ वेस्कोसिटी जो ब्लड का होता है वही यहाँ पे उल्टा होता है कि गर्म वाला में घटता है और इस ठंडा वाला में बढ़ता है विस्कोसिटी। बाद बाकी वो वेसल्स हो, इसका विस्तारण हो, बढ़ता हो, इसका जो है विस्तारण जो है घटता है यानी संकुचन होता है। इसमें परमिएबिलिटी बढ़ती है, इसमें परमिएबिलिटी घटती है, इसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, इसमें घटती है, इसमें रक्त बहाव बढ़ती है, इसमें घटती है, इसमें लसिका बहाव बढ़ती है, इसमें घटती है। ये चीज़ें दोनों में है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, देखिए एक है आपका कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन और एक है आपका टर्मिनल डिसइंफेक्शन। आप लोग को पता है कि डिसइंफेक्शन क्या होता है कि सतह और वातावरण को जो है क्या करता है, रोगाणु की वृद्धि को कम करता है सतह पर या फिर वातावरण को। तो ये जो कीटाणुनाशन जो है चाहे आपका संवर्ती हो चाहे टर्मिनल हो, ये दोनों क्या होता है, तो संवर्ती जो है यह दिनचर्या में किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति से शराब निकल रहा है, जैसे मुख से बलगम या फिर घाव से ब्लड, पस, मवाद ये सब निकल रहा है या उल्टी हो गया, तो इस सब में जो है संवर्ती कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन किया जाता है जिससे साफ करने के लिए। ठीक है, प्रतिदिन एक बार किया जाता है। लेकिन जो टर्मिनल होता है तो टर्मिनल जो है इस ऐसे वार्ड में किया जाता है जहाँ पे संक्रामक रोगी हो। अब वो रोगी जो है या तो उसका मृत्यु हो गया है या फिर वह जो है डिस्चार्ज होकर चला गया है, तो उस कंडीशन में जब पेशेंट जहाँ जगह पे भर्ती था जिस बेड पे और उस आसपास के जो उसका वातावरण है, तो उसके चले जाने के बाद वह तो ऑटोमेटिक है कि संक्रमण बीमारी था उसको तो वातावरण में रहेगा ही, उसके सतह जहाँ वो बेड पर था वहाँ तो रहेगा ही सूक्ष्म जीव। तो उसको साफ करने के लिए टर्मिनल डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो पेशेंट घर चला गया छुट्टी होकर या फिर उसका डेथ हो गया तो उसके जगह को एक बार जो साफ किया जाता है, जो रोगाणु से मुक्त किया जाता है, तो वो जो है टर्मिनल डिसइंफेक्शन में होता है, समझ गए। चलिए टर्मिनल मतलब होता ही है कि अंतिम, समझ गया ना। देखिए संवर्ती कीटाणु शोधन क्या है। इस प्रक्रिया का कीटाणु शोधन तब किया जाता है जब संक्रमित रोगी से कुछ स्राव हो मतलब समझ रहे हैं ना, बलगम, ब्लड, पस वगैरह कुछ भी। इसका कीटाणु शोधन तब किया जाता है, मतलब सूक्ष्म जीवों को तब हटाया जाता है, विसंक्रमण तब किया जाता है जब मृत्यु हो गई हो या फिर यूनिट से छुट्टी हो गई हो, जो कि मैंने बताया।
यह प्रक्रिया प्रतिदिन की जाती है, यह प्रतिदिन किया जाता है। प्रतिदिन पेशेंट के वार्ड में जो है देखते होइएगा, नॉर्मल पेशेंट भी होता है तो जिसका हाथ पैर कटा है, ब्लड पस निकलता है घाव वाले को, या फिर उसको जो है बलगम वगैरह या उल्टी वगैरह होता है तो उसको जो है प्रतिदिन साफ करना पड़ता है। तो यह जो है कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन के द्वारा, समझ गए। जबकि ये जो है वैसे मरीजों को किया जाता है जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हो, जो संक्रमित हो पहले से और वो चला जाए या फिर उसका मृत्यु हो जाए, तो ये जो है डिसइंफेक्शन, टर्मिनल डिसइंफेक्शन एक बार उसके जगह को किया जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में संक्रमित वस्तुओं को विसंक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता है एवं अन्य आवश्यक पदार्थों को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। अब जो कंकरेंट होता है तो इसमें जो भी वस्तुएं का विसंक्रमण करना हो तो उसको भेज दिया जाता है और जो अनावश्यक जो फालतू का है उसे जला दिया जाता है। तो ये कंकरेंट डिसइंफेक्शन होता है, समझ गए। जबकि ये जो टर्मिनल डिसइंफेक्शन होता है इसमें जो है मुख्यतः ध्रुवीकरण फमिगेशन का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, यह डिसइंफेक्शन भागों में किया जाता है। यह जो कंकरेंट वाला होता है यह पार्ट बाय पार्ट जो है किया जाता है, समझ गए। जबकि यह जो है संपूर्ण रूप से किया जाता है, यह कंप्लीट रूप से किया जाता है। जहाँ पे मरीज जो है होगा, भर्ती था संक्रामक वाला और वह चला गया है तो उसके जगह को कंप्लीट रूप से और वहाँ के आसपास के वातावरण को कंप्लीट रूप से यह क्या करता है, साफ करता है, समझ गए, डिसइंफेक्शन करता है। तो दोनों के बारे में समझ गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब आपके सामने यहाँ पे आ गया है क्या चीज़, देख लीजिए। आपके सामने आ गया है अब एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी, दोनों के बीच से हम लोग बायोसाइंस में अंतर स्पष्ट लेकर अब आए हैं। ठीक है। आपके सामने यहाँ पे देखिए, एक है डिसइंफेक्शन और एक है स्टरलाइजेशन। दोनों में 5 नंबर में पूछेगा कि बताइए विसंक्रमण और कीटाणुनाशन में जो है टाइप्स अंतर बताइए क्या होता है। तो मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। जो डिसइंफेक्शन, विसंक्रमण और जो कीटाणुनाशन होता है तो दोनों का जो कॉमन काम है कि वह सूक्ष्म जीवों को कम करता है, सूक्ष्म जीवों को जो है संक्रमण मुक्त करता है, संक्रमण हटाने का काम करता है। ठीक है। कीटाणु को मारने का काम करता है, समझ गए, किसी भी चीज़ को स्वच्छ साफ करने का काम करता है। ठीक है। लेकिन ये जो बीज संक्रमण वाला होता है ना तो यह कंप्लीट रूप से किसी चीज़ को जो है नहीं कर पाता है बेचारा। ये जो बीज संक्रमण वाला होता है ये बेचारा कंप्लीट रूप से किसी भी सूक्ष्म जीव को नहीं हटा पाता है। उतना दम इसमें नहीं होता है डिसइंफेक्शन वाला में, बीज संक्रमण में, कि वह जो है पूरा जड़ से किसी भी सूक्ष्म जीव को जिस भी जगह को डिसइंफेक्ट किया जाता है, मतलब संक्रमण हटाने का कोशिश किया जाता है जिस जगह से, जिस सतह से या वातावरण से, तो इस बीज संक्रमण वाला तकनीक में इतना ज़्यादा काबू, इतना ज़्यादा मजबूती नहीं होता है कि वह जड़ से उसको ख़त्म कर दे। ठीक है। लेकिन ये जो कीटाणुनाशन वाला जो प्रक्रिया होता है इसमें इतना ज़्यादा ताकत होता है कि यह जो है आराम से किसी भी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है एकदम जड़ से। जड़ से कहा जाए तो इसमें जो है एक कोई स्पोर भी नहीं बचने देता है जिसके कारण आगे जो है पनपने का कोई चांसेज हो। जबकि इसमें स्पोर जो है रहता है, इसमें स्पोर पर कोई जो है छाप नहीं छोड़ता है जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं विसंक्रमण में। ठीक है ना। स्पोर कहा जाए तो जो जैसे स्पोर कहा जाए, जैसे पेड़ को आप जो है ऊपर से क्या करते हैं, काट देते हैं। काटने के बाद वह पेड़ क्या होता है देखते होइएगा, फिर से धीरे धीरे उसमें जो है पनपने लगता है। ठीक है ना। तो क्या समझे कि उसका कहीं ना कहीं स्पोर जो है, अभी पेड़ का स्पोर लगा था जिसके कारण जो है वह फिर से पनपना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार से स्पोर होता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं का जो जड़ है वह रहता है जिसके कारण फिर से पनपने लगता है। ठीक है ना। तो यह बीज संक्रमित में होता है, जबकि यहाँ पे स्पोर सहित मार देता है जिसके कारण पनपने का यानी फिर से होने का कोई चांसेज नहीं होता है। ठीक है। यह क्या करता है, सतह और वस्तुओं को अत्यधिक हानिकारक जो सूक्ष्म जीवाणु होता है वह उसी को हटाता है या साफ करता है, समझ गए। यह वस्तु या किसी सतह, रूम वगैरह, यह उस चीज़ को जो है क्या करता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाने का काम करता है। जबकि कीटाणुनाशन, स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि वो यह जहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जो जो चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सूक्ष्म जीव चाहे वो हानिकारक हो या नहीं हो उसको जो है कम्प्लीटली जो है मार देता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वैसे को मारता है जो ज़्यादा हानिकारक हो उसको ही साफ करता है, समझ गए। लेकिन इस यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे भाई हो हानिकारक या नहीं हो लेकिन उसको कंप्लीट मार देता है, समझ गए। इसमें स्पोर होता है, इसमें स्पोर नहीं होता है, इसमें स्पोर को भी मार देता है, समझ गए।
बीज संक्रमण अधिकतर सतह एवं वायु को भी संदूषित करता है। जो डिसइंफेक्शन होता है यह ज़्यादातर किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज़ के या रूम के सतह पर काम करता है और वातावरण में वायु को साफ करता है, ठीक है। जबकि कीटाणुनाशन एस्टरलाइज वाला होता है, यह कंप्लीट रूप से सूक्ष्म जीवाणुओं को जड़ से समाप्त कर देता है। तो यह क्या करता है, खाना या फिर कोई दवाई या फिर कोई ऐसे सेल क्रिया में प्रयोग किए गए औजार, इन सबको जो है यह साफ करता है, बीज संदूषित करता है। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए बीज संक्रमित अधिकतर सतह ये हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए बीज संक्रमण में प्रयोग करने वाले तरीके या रसायन, ठीक है, कीटाणुनाशन के लिए प्रयोग होने वाले तरीके दोनों में देखिए यहाँ पे जो बीज संक्रमण में उपयोग होता है फिनॉल का उपयोग होता है जो कि रसायन है, ब्लीच भी एक रसायन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी एक रसायन है, ताप है और पाश्चुराइजेशन है, ठीक है। ये सब जो तरीका है बीज संक्रमण डिसइंफेक्शन का, ठीक है। लेकिन ये जो चौथा है, आप देखिए ताप, किसी भी चीज़ को आप हीट दीजिएगा तो हीट क्या करता है, अंदर तक अपना प्रभाव देता है। तो अगर अंदर तक जो सूक्ष्म जीव का जो स्पोर होगा उसको ताप के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, तो यह क्या हो गया, स्टरलाइज हो गया। वहीं प्रकार से बात किया जाए बहुत सारे ऐसे केमिकल चीज़ें हैं जो कि पूर्णतः जो है सूक्ष्म जीवों को ख़त्म कर देता है, ठीक है। वहीं पर बात किया जाए किसी भी चीज़ को हाई प्रेशर देने से भी वहाँ का सूक्ष्म जीव पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ठीक है। ऑटोक्लेव आप लोग को पता है कि ऑटोक्लेव भी जो है यहाँ पे भी जो है आपका क्या किया जाता है, चीज़ों को आराम से जो है सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त किया जाता है। विकिरण समझ गए ना, रेडिएशन जो होता है इसमें भी जो है आपका सूक्ष्म जीव पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ पे है कंकालीय पेशी और हृदय पेशी में अंतर, यानी स्केलेटल मसल्स और आपका यहाँ पे क्या है, कार्डियक मसल, ठीक है। दोनों में देख लीजिए क्या अंतर है, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, कंकालीय जो पेशी होती है यह वॉलेंटरी मतलब ऐच्छिक होती है, जबकि हृदय पेशी अनैच्छिक होती है। क्या हृदय पर आपका कंट्रोल रहता है? हृदय पर जब कंट्रोल रहता है तो हार्ट अटैक आता ही नहीं, समझ गए ना। तो यह अनैच्छिक होता है और जबकि यह ऐच्छिक होता है, दोनों में डिफरेंस है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंकालीय पेशी हड्डियों से जुड़ा होता है, समझ गए ना। अब आप लोग को पता है कि जो कंकाली पेशी होता है, जो मसल सब होता है, वह हड्डियों से जुड़ा होता है। जो स्केलेटल जो कंकाल होता है यह क्या होता है, कंकाल पर तो ही जो है मांस चढ़ा होता है और वह मांस कंकाल के साथ कसकर जकड़ा हुआ पकड़ा हुआ रहता है। अगर नहीं पकड़ा रहेगा तो शरीर हमारा स्ट्रक्चर बन पाएगा, मांस लुगदी की तरह नीचे गिर जाता और हड्डी खड़ा रहता। तो ऐसा नहीं है, मांस के साथ जो है हड्डी कसकर पकड़ा रहता है। तो यही कहता है कि कंकालीय पेशियाँ जो है अस्थियों से जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यह केवल हृदय में ही पाया जाता है, इसको कहीं और जो है यह नहीं होता है, ठीक है। इन पेशियों में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि यह हृदय बेचारा तो एक ही होता है, तो इसलिए इसमें एक ही केंद्र पाया जाता है, एक केंद्र पाया जाता है, ठीक है। यह पेशी आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता है, मतलब ये जो है इसमें कोई आवेग उत्पन्न नहीं होगा, जबकि इसमें आवेग उत्पन्न होता है, समझ गए ना। इसमें जो मतलब जो आवेग मतलब कहा जाए तो इसमें गति जो होता है वह गति जो है आपका होता है। हार्ट हमेशा जो है क्या होता है, देखते होइएगा गति करते रहता है। ये पेशियाँ प्रायः शाखित नहीं होते हैं, मतलब स्केलेटल जो मसल होता है यह क्या होता है आपका, यह जो है ब्रांचेड नहीं होता है, यह शाखित नहीं होता है, जबकि हृदय पेशी जो है शाखित होती है, ब्रांचेड होती है। तो बहुत आसान था, समझ गए। चलिए एक चीज़ आपका हो गया। अब मैं यहाँ पे ये जो है इसका इंग्लिश गलत लिखा हुआ है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अब यहाँ पे चलिए आप लोग को बीच में है, देखिए एक है आपका श्वसन और एक है आपका एक है अंतः श्वसन और एक है बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इंस्पायरेशन और बाह्य श्वसन को एक्सपायरेशन, ठीक है। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में अंतर पूछेगा तो बता देंगे। फिलहाल मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया विधि जो होता है दो प्रकार से होता है। श्वसन अंतः श्वसन मतलब श्वास को अंदर की तरफ लेना, अंतः श्वसन श्वास को छोड़ना मतलब बाह्य श्वसन, ठीक है ना। तो ये दो क्रिया होता है। अब इस दो क्रिया में जो है बहुत सारे चीज़ें जो है, जैसे श्वसन की क्रिया में पेशी का बात किया जाए तो इंटरकोस्टल पेशी और डायफ्राम जो होता है यह जो है मदद करता है श्वसन को छोड़ने में और लेने में, ठीक है ना। जब देखते होइएगा इंट्राकोस्टल जो मसल्स होता है यह क्या होता है, श्वसन में ही क्या होता है आपका
होता है, समझ गए। चलिए ये हो गया। देखिए यह श्वसन अंदर लेने की क्रिया को अंतःश्वसन, ये भी जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, टाइपिंग गलत है, देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है अंतःश्वसन होगा और यहाँ पे बाह्य श्वसन होगा, ठीक है। इंस्पायरेशन होगा ये और ये एक्सपायरेशन है, ठीक है। देखिए श्वास अंदर लेने को एक्सपायरेशन मतलब अंतःश्वसन कहते हैं और श्वास बाहर छोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन। यह एक सक्रिय एक्टिव क्रिया होती है, जबकि यह जो है इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसमें जो होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स संकुचन होता है, समझ गए। जबकि जो आंतरिक इंटरकोस्टल होता है उसमें शिथिलता होता है। इसमें भी वही है, इसमें जो है जो आंतरिक होता बाह्य वाला होता है उसमें शिथिलता होता है, जो आंतरिक होता है उसमें संकुचन होता है। मतलब इसमें जो होगा इसका उल्टा यहाँ पे होगा, ठीक है। रिप्स आगे एवं बाहर की ओर स्थानांतरित होती है। चूँकि श्वास लेंगे तो रिप्स क्या है, हमारे हार्ट को, फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान करता है, ऊपर से कवर देता है। तो जैसे श्वास लेंगे तो फेफड़ा में हवा आएगा तो हवा जो है थोड़ा सा फूलेगा, तो इस अवस्था में पसलियाँ भी थोड़ा स्थानांतरित होगी अपने जगह से, यानी आगे की ओर बाहर की ओर फूलेगी, पसलियाँ भी, रिप्स भी। तो यही चीज़ें हैं। बाकी श्वसन छोड़ने के बाद पसलियाँ अपने जगह पर जाएगा, चूँकि फेफड़ा में जगह कम होगा कैपेसिटी, तो वह अपने जगह पर जाएगा। तो पसलियाँ अंदर और नीचे की ओर स्थानांतरित होती है, समझ गए। चलिए अब आता है बात डायफ्राम का। इसमें डायफ्राम भी जो है क्या होता है, डायफ्राम भी जो है इसमें मदद करता है। तो इसमें डायफ्राम में संकुचन होती है एवं वह चपटा हो जाता है। जब जैसे देखिए ये डायफ्राम है, ठीक है, इधर आपका फेफड़ा है, इधर फेफड़ा है, समझ गए। श्वसन लेंगे तो फेफड़ा नीचे आएगा, चूँकि श्वसन पर दबाव पड़ेगा, ये भी जो है नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है लेने के समय। तो इसीलिए कहा गया है कि यह जो है जब ये नीचे आएगा, फेफड़ा ये नीचे आएगा, तो ये जो डायफ्राम है ये भी नीचे होगा, क्योंकि यह मसल्स का बना है, ये कोई हड्डी का बना हुआ नहीं है डायफ्राम। तो ये भी नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो यह संकुचन होगा और चपटा होगा। तो ये जो है श्वसन लेने के दौरान होगा, ठीक है। जबकि जब छोड़ना होगा तो डायफ्राम के अपने जो है मूल आकार में आ जाता है, क्योंकि फिर से जो है डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। चूँकि जो फेफड़ा है छोड़ने के समय डायफ्राम पर दबाव हटता है, कमता है, जिससे डायफ्राम अपने मूल स्थिति पर चला जाता है और शिथिल हो जाता है, ठीक है। चलिए वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब जैसे ही क्या होगा कि हवा आएगा फेफड़ा में श्वसन लेने में, तो चूँकि वक्ष थोरेटिक कैविटी में ही फेफड़ा लंग्स होता है, तो ऐसे में वहाँ का जो आपका आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जबकि यहाँ पे छोड़ते हैं यानी गैस निकलता है बाहर, तो आयतन घटेगा ही घटेगा, ठीक है ना। फेफड़ा में हवा का दबाव बाहरी हवा से कम होता है। अब जैसे हम श्वसन खींचेंगे तो जो फेफड़ा में दबाव होता है वह बाहरी दबाव से कम होता है, समझ गए। जबकि इसमें छोड़ते हैं तो दबाव लगा के छोड़ते हैं, तो इसमें जो फेफड़ा में जो हवा होता है वह बाहरी दबाव से अधिक होता है, तभी श्वसन बाहर निकल पाता है, समझ गए ना। तो यही जो है आपका हो गया, दोनों के बारे में समझ गए। ये आपका क्या था, समझ गए ना, यह अंतःश्वसन और ये बाह्य श्वसन, दोनों समझ गए। चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक है आपका एक्टिव इम्यूनिटी और एक है पैसिव इम्यूनिटी, दोनों शानदार है। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है ना, यह लॉन्ग लास्टिक होता है, यह लंबे समय तक चलने वाला होता है, यह सक्रिय जीवन भर रहता है, ठीक है ना। और यह जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, चूँकि यह पैसिव है, निष्क्रिय है। यह जो होता है किसी विशेष संक्रमण के विशेष टीका लगने के बाद उत्पन्न होता है, समझ गए। यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी अन्य में उत्पन्न प्रतिपिंडों के प्रवेश को कराने पर होता है। मतलब यह जो है शरीर में कुछ और प्रवेश कराते हैं तब जाके यह उत्पन्न होता है, और यह कम समय के लिए होता है। लेकिन यह जो है किसी विशेष संक्रमण के विरुद्ध दिए गए टीके के द्वारा या फिर हमारा शरीर खुद उत्पन्न करता है, ठीक है ना। रोगाणु के आक्रामक होने पर धीरे धीरे विकसित होकर रोगाणु को नष्ट करता है। शरीर में जो संक्रमण फैलाने वाला जो रोगाणु है, अगर यह अपना रूप दिखाएगा, आक्रामक होगा, तो हमारा इम्यूनिटी भी, सक्रिय प्रतिरक्षा भी एक्टिव होगा। कहेगा कि हम एकदम तोड़िए फोड़ देंगे रोगाणु तुमको, तुम कितना ज़्यादा आक्रामक होगे, तुमसे ज़्यादा हम आक्रामक हो जाएंगे। और यह जो है क्या करता है, रोगाणु को नष्ट कर देता है। रोगाणु को यह तुरंत नष्ट कर देता है। यह धीरे धीरे एक्टिव होता है, पावर दिखाता है अपना शरीर का इम्यूनिटी, लेकिन यह जो है तुरंत कहता है कि हम ज़्यादा हीरो बनेगा तो हम तुमको तोड़िए देंगे अभी ये, और यह तुरंत जो है नष्ट कर देता है इम्यूनिटी, ठीक है ना। इसमें रेटिकुलो एंडोथेलियन सिस्टम भाग लेता है। जो एक्टिव वाला इम्यूनिटी है इसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भाग लेता है, जबकि इसमें रेटिकुलो एंडोथेलियम को प्रेरित नहीं करता है, यानी इसमें भाग नहीं लेता है, ठीक है। यह प्रतिरक्षा अस्थायी होती है, जबकि यह प्रतिरक्षा अस्थायी होती है, ठीक है। दोनों के बारे में समझ गए। चलिए
बहुत शानदार प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे देखिए, एक है रुधिर या रक्त लसिका में अंतर बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर होता है, क्योंकि बहुत लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि ब्लड और लिम्फ होता क्या है। तो आज दोनों के बारे में जान लेंगे कि आखिर रक्त का जो है क्या होता है और लसिका क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए, लसिका का जो आपका प्रकृति होता है ना, लगभग WBC के समान होता है। WBC रंगहीन जो होता है ना, सफ़ेद होता है, उसी प्रकार से लसिका भी होता है। लसिका जो होता है यह रिसने के कारण, जो जितने भी ब्लड वेसल्स है उसमें से रिसाव होने के कारण यह जो है ऊतकों के जो ऊतक के बीच में जो गैप होता है उसमें जो है यह जमा हो जाता है और वह ऊतकों को गीला रखता है, यह रोगों से लड़ता है। ये लसिका होता है, ठीक है। जबकि रक्त क्या होता है कि यह जो है अपने वाहिका में लगातार जो है फैलते रहता है, घूमते रहता है शरीर में। यह चक्रीय होता है रक्त, चूँकि रक्त जो है शरीर में संपूर्ण भागों में घूमते रहता है, समझ गए ना, हृदय से संपूर्ण शरीर की तरफ जाता है। जबकि जो लसिका होता है, तो लसिका जो है यह एक ही अंग, एक ही दिशा में अपना जो है बहाव करता है, समझ गए ना, एक ही दिशा में यह अपना क्या करता है, गति करता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यह लाल रंग का जैविक द्रव है, बिल्कुल सही है। जबकि यह जो है लसिका रंगहीन होता है, ठीक है ना। रक्त धमनी, शिरा व केशिकाएँ कैपिलरीज में बहता है। रक्त जो होता है भेन में भी अशुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त, केशिकाएँ इस सब में बहता है, ठीक है। जबकि जो लसिका होता है तो यह अपने विशिष्ट, इसका एक लिम्फेटिक होता है, लसिका वाहिनी होता है जहाँ पे बेचारा अपना बहता है, ठीक है ना। शरीर में रक्त का बहाव चक्रीय होता है, साइक्लिक होता है। जबकि लसिका का बहाव हमेशा अंगों से हृदय की ओर होता है। इसका एक ही दिशा में बहाव होता है, जबकि इसका संपूर्ण दिशा में बहाव होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो है अन्य अंगों से हृदय की ओर होता है बहाव, जबकि इसका हृदय से अन्य अंगों की तरफ होता है, चक्रीय होता है, ठीक है। रक्त संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जबकि लसिका क्या करता है, सूक्ष्म जीवों से लड़ता है, सूक्ष्म जीवों से बचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने का काम करता है लसिका तंत्र, समझ गए। चलिए, रक्त को छानकर शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है। अब रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य होता है किडनी करता है, लेकिन ये जो लिम्फ वाला जो लसिका है इसका शुद्धिकरण लिम्फ नोड्स स्वयं करता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार है। रक्त को हृदय द्वारा गति प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, हृदय से रक्त का गति मिलता है। लसिका को गति शरीर के विभिन्न गतियों यानी पेशीय गति द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो सीधा समझिएगा, इसे हृदय गति देता है, इसे पेशीय गति देता है। रक्त निर्माण प्रक्रिया जन्म के उपरांत लंबे जो अस्थि होते हैं उसमें होता है, जबकि इसका जो निर्माण होता है यह रुधिर आपूर्ति ऊतकों में होता है। रुधिर आपूर्ति ऊतकों में होता है मतलब ऊतक के आसपास, मैंने पहले ही बताया कि ऊतक के आसपास जो है यह जो है रिसने के कारण जो है इसका निर्माण होता है, समझ गए ना। ब्लड वेसल से यह रिसने के कारण, रिसाव होने के कारण यह जो है जमा रहता है ऊतकों में, ठीक है ना। तो ये आप दोनों समझ गए लसिका के बारे में और ब्लड के बारे में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपके सामने एक महत्वपूर्ण चीज़ें है, सेरेब्रम और सेरेबलम, यानी प्रमस्तिष्क यानी अनुमस्तिष्क, यानी मस्तिष्क का आगे का भाग और मस्तिष्क का पीछे का भाग, ठीक है। देख लीजिए, प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है ना। यह प्रमस्तिष्क सेरेब्रम जो होता है यह फोर ब्रेन यानी आगे के ब्रेन का हिस्सा है, जबकि यह हिंड ब्रेन पीछे के ब्रेन का हिस्सा है और पीछे के ब्रेन में यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जबकि यह संपूर्ण मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। यह सभी कपालीय हड्डियों के संपर्क में रहता है, मतलब जितने भी क्रेनियल बोन्स है, कपाली हड्डी है, वह सब के संपर्क कांटेक्ट में रहता है सेरेब्रम, ठीक है। जबकि यह पश्चकालीन, यह पीछे के ही जो है बोन में जो है संपर्क में रहता है, क्योंकि यह पीछे ही होता है, ठीक है ना। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम के गोलार्ध में एक एक पार्श्विक निलय लैटरल स्थित होता है, लैटरल वेंट्रिकल, मतलब जो सेरेब्रम होता है तो इसके जो गोलार्ध होता है उस गोलार्ध में एक एक जो है लैटरल वेंट्रिकल स्थित होता है, ठीक है। जबकि यह जो होता है यह निलय गुहा पाई जाती है, इसके जो होता है यहाँ पे निलय गुहा पाया जाता है, समझ गए ना। शरीर के सभी क्रियाओं को प्रेरक एवं संवेदी उच्च केंद्र इसी कॉर्टेक्स में स्थित होता है, मतलब शरीर में जो मोटिवेशन, जो प्रेरक क्रिया होता है और जो संवेदी कार्य होता है वह आपके इस परिमस्तिष्क से ही जो है स्थिर होता है, इसी केंद्र में स्थित होता है, ठीक है। इसका कार्य शरीर के संतुलन को नियंत्रण करना और शरीर के ऐच्छिक कार्यों को तालमेल बैठाना, मतलब अनुमस्तिष्क जो होता है सेरेबेलम, यह किस पर काम करता है, तो यह शरीर को बैलेंस बनाने का काम करता है और साथ में जो भी ऐच्छिक वॉलेंटरी क्रिया होता है वह ये अनुमस्तिष्क के द्वारा ही कंट्रोल होता है, समझ गए।
मतलब जो खुद से कंट्रोल होने वाला जो कार्य है वह अनुमस्तिष्क के द्वारा ही कंट्रोल होता है। जबकि ये क्या होता है, यह ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है और इसमें सीखने का स्थान होता है। इसमें जो है फोर ब्रेन में जो परमस्तिष्क सेरेब्रम है, इसमें जो है सीखने का स्थान होता है। ठीक है, यह सोचने, स्मृति और तर्क के लिए मुख्य उत्तरदायी होता है। मतलब जो फोर ब्रेन का जो हिस्सा है सेरेब्रम, परमस्तिष्क, यह जो है थिंकिंग करने का, मेमोरी का और तर्क लॉजिक का यह जो है मुख्य उत्तरदायित्व अंग होता है। समझ गए ना। तो दोनों में अंतर यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब आप लोग को जहाँ जहाँ नहीं समझ में आया होगा वहाँ पे 2 बार वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।